हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 61 दुर्गा का जवाब यूनिवर्सिटी। जब समीर ने शिवाय के खिलाफ बोली लगाई तो लोग उसे हैरानी से देखकर बातें करने लगे। ये सब क्या हो रहा है? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा? एक मामूली सा लड़का शिवाय सिंह राठौर के खिलाफ बोली लगा रहा है। ये समीर रॉय मरना चाहता है क्या, जो मिस्टर राठौर से पंगा ले रहा है? क्या ये लड़का सचमुच मिस्टर राठौर के साथ compete करना चाहता है? क्योंकि ये लड़का तो काफ़ी पहले से यहाँ पर है, पर पहले तो इसने इन फोटोज़ के लिए बोली नहीं लगाई, लेकिन मिस्टर राठौर ने बोली लगा दी तो इसने भी लगा दी। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। शमशेर ने घबरा के समीर से कहा, छोटे साहब आप ये क्या? शमशेर इतना ही कह पाया था कि तभी समीर ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप। शिवाय ने आगे बोली लगाते हुए कहा, 1 करोड़। ये सुनकर लोग हैरान रह गए और एक बार फिर आपस में बातें शुरू हो गई। ये दोनों तो सचमुच दुर्गा चौहान के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। अब समझ आया कि दुर्गा चौहान इतनी एरोगेंट क्यों है। आखिरकार उसके पीछे मिस्टर राठौर जो खड़े हैं उसका सपोर्ट बनके। इस बात में तो कोई शक नहीं कि पहले ही समीर रॉय एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, पर फिर भी वो मिस्टर राठौर को कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा कि वो यही हार मान ले। शमशेर ने समीर से कहा, छोटे साहब हम इन सब चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं हैं। ऐसे जज्बातों में आकर इस तरह के फैसले लेना सही नहीं होगा। आप प्लीज़ कुछ ना करें। अगर बड़े साहब को इस बारे में पता चला तो। समीर ने गुस्से में शमशेर से कहा, शट अप। समीर ने गुस्से में मन में सोचा, क्यों, आखिर क्यों? मैं शिवाय सिंह राठौर के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। शिवाय मुझसे पहले ही इतना कुछ छीन चुका है। अब क्या इस बार भी मुझे उसके सामने हार माननी होगी? नहीं, कभी नहीं। इस बार मैं उससे नहीं हारूंगा। समीर ने तेज आवाज में कहा, 2 करोड़। होस्ट ने शिवाय को देखते हुए पूछा, मिस्टर राठौर क्या आप आगे बोली लगाना चाहोगे? शिवाय ने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखकर आराम से बैठते हुए कहा, 10 करोड़। ये बोली सुनकर लोगों के मुंह हैरानी से फटे रह गए। दुर्गा ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, शिवाय तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इन फोटोज के लिए 10 करोड़ दोगे? ये क्या पागलपन नहीं है? शिवाय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं सिर्फ समय बचा रहा हूँ। शिवाय की दूसरी साइड बैठे हुए विशाल ने कहा, बॉस के कहने का ये मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके कीमत बढ़ाना बहुत बोरिंग है। इससे बहुत समय बर्बाद होता है, इसलिए वो डायरेक्ट कोई ऐसी कीमत लगा रहे हैं जिसे कोई और अफोर्ड ही ना कर सके। होस्ट ने कहा, मिस्टर राठौर ने दुर्गा चौहान की फोटोज के लिए 10 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो आगे और बोली लगाना चाहेगा? एनीवन? समीर आगे बोली लगाना चाहता था, पर तभी शमशेर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, छोटे साहब रुक जाइए, बड़े साहब का कॉल है। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, फिर आपका जो दिल चाहे कीजिएगा, मैं नहीं रोकूंगा। शमशेर के कहने पर समीर ने फोन को कान से लगाया और गुस्से में कहा, अब क्या कहना चाहते हैं आप? दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, समीर बस करो अपना ये नाटक। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है कि शिवाय सिंह राठौर तुम्हें पहचान सकता है? अगर कहीं उसने तुम्हें पहचान लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। थोड़ा तो दिमाग से काम लो। समीर ने गुस्से में कहा, मुझे ऑर्डर देना बंद करो। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे ऑर्डर देने का। तुम कुछ लगते नहीं हो मेरे। फोन की दूसरी तरफ से आदमी बोला, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, लेकिन तुम जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो पैसा मेरा है, इसलिए मुझे हक है इस बात का फैसला लेने का कि तुम मेरा पैसा कहाँ इस्तेमाल करोगे या कहाँ नहीं। मैं तुम्हें इस पैसे का इस्तेमाल शिवाय सिंह राठौर के साथ कंपटीशन करने की इजाजत नहीं देता। ये कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। शमशेर ने घबराते हुए कहा, छोटे साहब आप? तभी समीर ने गुस्से में कहा, लेट्स गो। ये कहकर समीर और शमशेर उठकर वहां से चले गए। दुर्गा का सारा ध्यान शिवाय पर था, इसलिए उसका समीर पर ध्यान नहीं गया। होस्ट ने कहा, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3। ओके इट्स फाइनल। अब ये फोटोज मिस्टर शिवाय सिंह राठौर के हुए। कुछ देर बाद विशाल एक एनवेलप में सभी फोटोज को लेकर शिवाय के पास आया और बोला, बॉस सभी फोटोज इस एनवेलप में हैं। शिवाय ने लिफाफे की तरफ देखे बगैर कहा, जला दो इन्हें। शिवाय ने गुस्से से विशाल को देखकर कहा, अगर आज इनमें से एक भी फोटोज यहाँ से बाहर गया तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और पता करो कि इन सब के पीछे कौन है, समझ गए? विशाल ने सर झुका के कहा, यस सर। कुछ देर बाद कॉरिडोर।
दुर्गा और शिवाय कॉरिडोर में साथ चल रहे थे। दुर्गा ने शिवाय से कहा, शिवाय आज के लिए थैंक यू। शिवाय ने मुस्कुरा के कहा, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। दुर्गा ने शिवाय को देखकर कहा, शिवाय वो उस दिन होटल में। ये कहते हुए दुर्गा थोड़ा रुकी और अपने मन में बोली, शिवाय के कन्फेशन के बाद आज हम पहली बार फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अब जब मैंने अपना फैसला कर ही लिया है तो बेहतर होगा कि मैं शिवाय से सारी बातें क्लियर कर दूं, ताकि वो किसी गलतफहमी या झूठी उम्मीद में ना रहे। दुर्गा ने शिवाय को देखकर कहा, शिवाय मैं तुम्हें सिर्फ अपना पेशेंट समझती। दुर्गा इतना ही कह पाई थी कि तभी शिवाय ने उसे पकड़ के अपने सीने से लगा लिया और कुछ देर उसे ऐसे ही पकड़े रहा। चैप्टर 62 समीर का वादा। शिवाय ने कुछ देर दुर्गा को अपने सीने से लगाए रखा। दुर्गा जब कुछ कहने को हुई तो उसने दुर्गा को थोड़ा अलग किया और उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, तुम्हें मुझे कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है दुर्गा, मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बात कही है। मेरी तरफ से तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझे कोई जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, पर इसकी वजह से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम मुझे बाद में भी जवाब दे सकती हो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो इससे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी और आदमी के कांटेक्ट में ज़्यादा आओगी तो मुझे जलन होगी और इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है और वो मैं हूँ। अपने अलावा और किसी भी आदमी को मैं तुम्हारे साथ नहीं देख सकता। शिवाय की बात सुन के दुर्गा के गाल ब्लश करने से लाल हो गए थे। दुर्गा ने शिवाय को देखकर सोचा, ये शिवाय तो बहुत चाइल्डिश है। शिवाय अपना ये बचपना कब खत्म करेगा? नहीं, मैं ऐसे भावनाओं में बह नहीं सकती। भले ही शिवाय एक सुपर हैंडसम लड़का है, लेकिन फिर भी डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मुझे अपने दिल पर काबू रखना होगा। दुर्गा सावधान रहो, क्योंकि तुम इस प्यार के जाल में नहीं फंस सकती। मुझे उसके गुड लुक से अट्रैक्ट नहीं होना है। दुर्गा वहां से जाते हुए बोली, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि तुम्हें पसंद करना या तुमसे प्यार करना इस जन्म में इम्पॉसिबल है। तुमने आज जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं एक बार फिर से तुम्हारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। तुमसे कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। गुड बाय। ये कहते हुए दुर्गा यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई थी। शिवाय दुर्गा के पीछे पीछे आया। शिवाय ने पीछे से दुर्गा का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, दुर्गा इस शनिवार को मेरा ट्रीटमेंट करो, मैं तुम्हारा होटल रूम में इंतजार करूंगा। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। जाते हुए शिवाय को देखकर दुर्गा ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, ओ नो, मैंने इसे क्लियरली कुछ नहीं बता पाई। नो वे, अब इस तरह का ट्रीटमेंट और नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द इस परेशानी का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ताकि किसी बड़ी मुसीबत को आने से रोका जा सके। थोड़ी दूरी पर रोड पर खड़ी एक कार में बैठे हुए समीर और शमशेर दुर्गा और शिवाय को देख रहे थे। शमशेर ने समीर से कहा, छोटे साहब, क्या आप और मिस दुर्गा चौहान? शमशेर इतना ही कह पाया था कि तभी समीर ने कहा, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब क्या मैं किसी लड़की में इंटरेस्ट भी नहीं ले सकता? अब क्या इस पर भी पाबंदी लगाओगे तुम लोग? शमशेर ने कहा, जी मैं कौन होता हूँ आप पर पाबंदी लगाने वाला? आप जिस लड़की को चाहे उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, जिसे चाहे उसे लाइक कर सकते हैं, लव कर सकते हैं। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मिस चौहान और राठौर साहब के बीच का रिश्ता मुझे कुछ नॉर्मल सा नहीं लग रहा है, इसलिए। समीर ने शमशेर की बात बीच में काटते हुए कहा, इसलिए क्या? अब क्या इस मामले में भी मैं हार मान लूं, पीछे हट जाऊं? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे सामने खड़ा इंसान शिवाय सिंह राठौर है? और अगर इस बार मैं पीछे हटने से मना कर दूं तो? शमशेर ने कहा, छोटे साहब आप प्लीज शांत हो जाइए, इतना ज्यादा गुस्सा इन हालातों में अच्छा नहीं है। समीर ने मुस्कुरा के कहा, घबराओ मत, मैं गुस्से में आकर फैसला लेने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन वादा है मेरा खुद से कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि शिवाय सिंह राठौर से एक एक करके हर वो चीज़ छीन लूंगा जो सिर्फ मुझे बिलोंग करती है, चाहे फिर वो चीज़ दुर्गा हो या कुछ और। अगले दिन दुर्गा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के पास से गुजर रही थी, तभी उसने उस लड़के को देखा जिसने यूनिवर्सिटी के पहले दिन दुर्गा को छेड़ा था, और दुर्गा ने उसकी किडनी की प्रॉब्लम बता के उसे अपना पेशेंट बनाने की कोशिश की थी।
वो लड़का आज पहले से काफी कमजोर और थका हुआ सा लग रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो दरवाजे का सहारा लेकर चल रहा था। उसकी स्किन भी काफी खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी से उस पर बुढ़ापा आ गया हो। दुर्गा के लिए उसे पहचानना भी काफी मुश्किल हो रहा था। दुर्गा ने खुद से कहा, ये वही लड़का है क्या जो मुझे कॉलेज के पहले दिन मिला था और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने का बहाना बनाकर भाग गया था। उस लड़के ने दीवार का सहारा लेकर चलते हुए खुद से कहा, मेरी फैमिली वाले भी मुझे समझ नहीं आते हैं। मैं उन्हें अपनी परेशानी बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनको ये तो दिखाई देता है ना कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी हालत तो दिखाई देती है ना। फिर भी उन लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ साथ मेरी इतनी सारी ऑनलाइन कोचिंग भी लगवा दी। इतना बड़ा बिजनेस है उनका, मैं बिना कोचिंग के भी सब संभाल सकता हूँ। फिर भी मुझ पर इतना सारा लोड डाल दिया है। मेरे बाल भी पहले से बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं। आज मैं यूनिवर्सिटी से अपना नाम हटवा कर रहूंगा। जब मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती तो मैं पढ़ाई करके ही क्या करूंगा। ये बातें करते हुए वो चल रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। वो गिरने वाला था, लेकिन दुर्गा ने सही समय पर आकर उसकी टी शर्ट पकड़ ली और उसे गिरने से बचा लिया। दुर्गा ने मुस्कुराकर हाथ हिलाकर कहा, हाय किडनी के मरीज, कैसे हो? बहुत टाइम बाद यूनिवर्सिटी में दिखाई दिए हो, और वो भी सीधे यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवाने के लिए। चैप्टर 63 उदय रायचंद्र। दुर्गा को अपने पास खड़ा देखकर वो लड़का बिजली की रफ्तार से दुर्गा से दूर हट गया और घबराते हुए बोला, दुर्गा चौहान, तुम अब मेरे साथ क्या करना चाहती हो? देखो, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सीरियसली वार्निंग दे रहा हूँ कि अब तुम मुझसे पंगा मत लेना, वरना अच्छा नहीं होगा। दुर्गा ने मुस्कुराकर उस लड़के को देखते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका है, आंखें अंदर घुस चुकी हैं, होठ भी थोड़े पर्पल हो गए हैं और पहले से काफी सुस्त और कमजोर भी हो गए हो। देखो, अगर तुमने अभी भी मुझसे इलाज नहीं कराया ना, तो तुम्हें जल्दी ही यमराज के दर्शन हो जाएंगे। ये कहकर दुर्गा ने अपने बैग से कुछ नीडल्स निकाली और उस लड़के की तरफ फेंक दी, जो कि उस लड़के की कई जगह जाकर लगी। वो लड़का दर्द से चीखते हुए बोला, आह दुर्गा, मुझे दर्द हो रहा है। तुम मेरी मदद कर रही हो या मुझे मार रही हो? यार, ये कोई तरीका और वक्त होता है बदला लेने का? दुर्गा ने अपने बैग से एक शीशा निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। तुम्हारे चीखने की आवाज सुनकर ना मेरे कान दुखने लगे। अब शीशे में अपनी शक्ल देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारा चेहरा पहले से बेहतर लग रहा है या नहीं। दुर्गा के कहने पर उस लड़के ने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसके चेहरे में पहले से काफी सुधार था। अब तक जो उसका चेहरा बुढ़ापे से भरा हुआ लग रहा था, अब वही चेहरा वाकई किसी जवान लड़के की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे का पीलापन जा चुका था। उसकी आंखें भी अब धसी हुई नहीं लग रही थी। होठ का रंग भी अब पर्पल नहीं रहा था। उस लड़के ने शीशे में देखकर हैरानी से कहा, क्या ये वाकई में मैं हूँ? मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे बीमार होने से पहले था। वो लड़का एकदम से दुर्गा के पैर पकड़कर बोला, दुर्गा दीदी, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। आज से आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझूंगा। आपसे आप मेरी हीरोइन नहीं, सॉरी, आज से आप मेरी सुपर हीरोइन हैं। अब से आप मेरी बॉस है। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव करने के लिए। आज से मैं आपका अटेंडेंट और फॉलोवर हूँ। आज से आप जो कुछ भी कहोगी वो मैं करूँगा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, अटेंडेंट और फॉलोवर? यार, मैं कोई गुंडी थोड़ी हूँ जो मुझे इन सब चीजों की जरूरत होगी। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे तो एक हेल्पर की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा मुझे एक लाइसेंस की जरूरत है। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी अटेंडेंट और फॉलोवर की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम ऋषभ सोलंकी है ना? मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली का हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस का बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके साथ ही तुम लोगों की आयुष मिनिस्ट्री में काफी सारे प्रोफेशनल रिसोर्सेज भी हैं। ये सच है क्या? ऋषभ ने ऊपर उठकर कहा, हाँ, ये सारी बातें सच हैं। इसी वजह से तो मैं खुलकर किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा था, क्योंकि अगर बाहर लोगों को पता चलेगा मेरी बीमारी के बारे में तो इसका हमारे बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ सकता था। इसलिए मैं हमेशा ये बात सबसे छुपाता रहा। लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? दुर्गा ने मुस्कुरा के कहा, क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मुझे जल्द से जल्द शिवाय नाम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। अगले दिन आयुष मिनिस्ट्री ऑफिस।
दुर्गा और ऋषभ एक साथ ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। ऋषभ ने दुर्गा के पीछे चलते हुए कहा, माय लेडी, मैंने आयुष मिनिस्ट्री में अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। बहुत जल्द आपको आयुर्वेद में प्रैक्टिस का एक ऑफिशियल लाइसेंस मिल जाएगा। इसके बाद आप सभी एकेडमिक एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। आपको इसमें कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान मैं खुद रखूंगा। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी भी खुली है जिसकी फंडिंग मेरी फैमिली कर रही है। आपको उसकी भी एक्सेस है। आप जब चाहे तब उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। दुर्गा ने मुस्कुराकर थैंक यू बोला और अपने मन में सोचा, रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से मैं शिवाय के इलाज को लेकर कोई रिसर्च नहीं कर पाई हूँ। पिछले एक्सपेरिमेंट में ये बात तो क्लियर हो गई थी कि मेरी किस उसके जहर पर बहुत असर करती है, लेकिन अब उसे किस करना ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा करने में कोई शर्म या फिर एम्बैरेसमेंट फील होती है, लेकिन जब से शिवाय ने अपनी फीलिंग मेरे सामने कन्फेस की है तब से ये सब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आखिरकार मैं नहीं चाहती कि शिवाय की फैंस मेरी हेटर्स बन जाएं। ऋषभ की प्रोवाइड की गई मशीनों का मैं अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके जल्द से जल्द शिवाय के जहर को पूरी तरह से ठीक कर सकती हूँ। एक बार ऐसा हो गया तो फिर मुझे शिवाय के संग कोई भी कनेक्शन नहीं रखना होगा। दुर्गा ये सब सोचते हुए चल ही रही थी कि तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी, रास्ते से हटो, हमारे आयुर्वेदिक दवाई के एक्सपर्ट आ रहे हैं। दुर्गा ने इस आवाज वाली दिशा की तरफ देखा तो एक आदमी बहुत ही शान और अकड़ के साथ चलता हुआ आ रहा था और उसके पीछे कुछ लोग चले आ रहे थे, जिनमें से 2 आदमी लोगों को रास्ते से हटने के लिए कह रहे थे। दुर्गा ने उसे देखकर ऋषभ से पूछा, ये आदमी कौन है और इतना खड़ूस क्यों है? ऋषभ ने कहा, इस आदमी का खड़ूस होना कुछ हद तक बनता है क्योंकि ये आदमी उदय रायचंद है और ये रायचंद ग्रुप का चेयरमैन है। चैप्टर 64 बीमार शिवाय। ऋषभ ने दुर्गा को बताते हुए कहा, इस टाइम हमारे देश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेनली 3 फैमिलीज पर डिपेंड कर रही है। पहली है राय फैमिली, जिसके बारे में आप शायद जानती भी हो क्योंकि राय फैमिली का एक छोटा बेटा अमित राय शिवाय सिंह राठौर का बचपन का दोस्त है और ये फैमिली राठौर फैमिली की फैमिली डॉक्टर रही है। हमेशा से राय फैमिली के मेंबर्स ही राठौर फैमिली के मेंबर्स की हर बीमारी का इलाज करते रहे हैं। राय फैमिली मेनली हॉस्पिटल चलाती है और एकेडमिक रिसर्च पर फोकस करती है। दूसरी फैमिली है मेरी सोलंकी फैमिली। हमारी फैमिली का मेन फोकस हेल्थ प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना रहता है। तीसरी फैमिली है रायचंद फैमिली, जो कि बाकी दोनों फैमिलीज से काफी अलग है। ये लोग मेडिकल फील्ड में काम करने के अलावा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करते हैं। इनका कई सारे इंटरटेनमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने काफी सारे स्टार्स को रिक्रूट किया है और टेलीविजन प्रोग्राम में एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत अच्छा काम है इनका। तीनों फैमिलीज में ये फैमिली सबसे ज्यादा कमर्शियल फैमिली है। तभी दुर्गा की नज़र उदय राजचंद के एक्सपर्ट्स पे गई जो उसके पीछे आ रहे थे। दुर्गा ने देखा कि उन सभी लोगों में ज्यादातर लोग बुढ़े थे, लेकिन उन बुढ़ों के बीच एक जवान लड़का भी था जिसकी उम्र देखने में काफी कम लग रही थी और हाइट भी थोड़ी कम थी, बल्कि दुर्गा जितनी ही थी। दुर्गा ने ऋषभ से कहा, ऋषभ, इन बुढ़ों के बीच में ये बच्चा कौन है? ऋषभ ने कहा, क्या तुम अभी रायचंद की बात कर रही हो? वो कोई बच्चा नहीं है, उसकी हाइट थोड़ी कम है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, वरना उम्र तो हमारी जितनी ही है। दुर्गा ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इस उम्र में हमारी तरह कॉलेज क्यों नहीं जाता? इतनी छोटी सी उम्र में वो इन बुढ़ों के बीच एक्सपर्ट के रूप में क्या कर रहा है? ऋषभ ने दुर्गा को बताते हुए कहा, जब वो बहुत छोटा सा था तब से ही वो मेडिकल फील्ड में जीनियस रहा है। 10 साल की उम्र में ही उसको इंटरमीडिएट करा दिया गया था और 15 साल की उम्र में उसे एक MBBS डॉक्टर की डिग्री मिल गई थी। शुरुआत में तो हम सबको लगता था कि उदय रायचंद ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके ये सब अभय रायचंद को हासिल करवाया है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ने हम सबको गलत साबित कर दिया। वो अब तक बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर चुका है। वो मेडिकल फील्ड में अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन वो लोगों से बहुत कम बातें करता है। कितना खड़ूस है ना? दुर्गा ने हंसकर ऋषभ से कहा, ऋषभ, जो लोग तुमसे ज्यादा अच्छे लगते हैं उनके लिए बुरा बोलना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारी जलन साफ दिखाई देती है। ऋषभ ने मुंह बनाकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। दुर्गा ने अब सीरियस होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस मजाक कर रही हूँ। बाय द वे ऋषभ, मुझे अभी तुमसे एक मदद और भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ मान्यता सिंह के 22 साल पहले की हॉस्पिटल के सभी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करो। ऋषभ ने सीरियस होकर कहा, नो प्रॉब्लम,
मैं हर वो काम करूंगा जो तुम चाहती हो। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मैं ये बात भूली नहीं हूँ कि मालिनी ने कहा था कि मेरी माँ का मौत का कनेक्शन किसी बहुत बड़े आदमी के साथ था। मैं नहीं जानती कि इस मामले को लेकर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है। मुझे नहीं पता कि क्यों मैं इस मामले की तह तक जाना चाहती हूँ, पर मेरा दिल मुझे बार बार कहता है कि मुझे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करानी है और मान्यता सिन्हा को इंसाफ दिलाना है। अब जब ऋषभ की हेल्प मेरे पास है तो मैं अपने सभी दुश्मनों को ढूंढकर निकालने के इस मौके को मैं किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। दुर्गा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे विशाल की आवाज पीछे से सुनाई दी। मिस चौहान। ये आवाज सुनकर दुर्गा ने पीछे मुड़कर देखा तो विशाल बहुत हाफ रहा था, मानो जैसे वो दौड़कर आया हो। दुर्गा ने विशाल से कहा, विशाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? विशाल ने दीवार का सहारा लेकर खड़े होकर हाफते हुए कहा, क्योंकि मैं आपको फोन बहुत देर से ट्राई कर रहा था पर आपका फोन ऑफ आ रहा था, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत इमरजेंसी थी इसलिए पार्किंग से यहाँ दौड़कर आया हूँ। मिस चौहान जल्दी मेरे साथ चलिए, मेरे बॉस की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। कुछ देर बाद शिवाय का बंगला। दुर्गा और विशाल शिवाय के रूम के बाहर खड़े थे। विशाल ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए दुर्गा से कहा, मिस चौहान मेरे बॉस कमरे के अंदर है, आप प्लीज जल्दी अंदर जाएं और जाकर उनको देखें। मैं यहीं दरवाजे के बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। दुर्गा कमरे के अंदर गई। दुर्गा ने अंदर जाकर देखा कि शिवाय बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। बेहोशी की हालत में भी शिवाय के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ में है। दुर्गा शिवाय के सिर के पास जाकर बेड पर बैठ गई और उसने शिवाय के सर को अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। दुर्गा ने अपने मन में कहा, हर बार जब भी शिवाय को जहर का अटैक होता है तब वो बस बिना कुछ कहे चुपचाप इस दर्द को बर्दाश्त करता है। शिवाय का विल पावर सच में बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो वो इतना ज़्यादा दर्द झेल पाता है। लेकिन इस बार का अटैक पिछले सभी अटैक से कई ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए शिवाय बेहोश हो गया है। ना जाने मेरा ये तरीका काम करेगा या नहीं, पर मुझे एक बार इस मेथड को अपनाकर देखना तो पड़ेगा ही। चैप्टर 65 शिवाय की बचपन की यादें। दुर्गा ने शिवाय को ठीक से बिस्तर पर लेटाया और फिर अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। दुर्गा ने चाकू को अपनी हथेली पर रखकर शिवाय को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम डरना मत शिवाय, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। यह कहकर दुर्गा ने अपनी हथेली पर चाकू से कट लगा दिया और दुर्गा के हाथ से खून बहने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय अपनी बेहोशी में भी अपने बचपन के बारे में सोच रहा था। शिवाय अपने सपने में 6 साल के शिवाय को देख रहा था। 6 साल के शिवाय के सामने एक जवान औरत खड़ी थी जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी और उसने काफी महंगा और स्टाइलिश ड्रेस पहन रखा था। उस औरत के हाथों में एक बड़ा सा बैग था। छोटे से शिवाय ने उस औरत से लिपटकर रोते हुए कहा, मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मॉम आई लव यू। शिवाय की मॉम ने शिवाय को दूर धक्का देते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारे बाप से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, आई हेट यू। ये कहकर शिवाय की माँ उसे रोता बिलखता छोड़कर वहां से चली गई। अब शिवाय के कानों में बहुत सारी आवाजें गूंजने लगी। बेचारा शिवाय, अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पिता की मौत हुई थी और अब उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़कर घर से भाग गई। मुझे तो लगता है ये लड़का ही अपने माँ बाप के लिए बदकिस्मती लेकर आया है। यही मनुष्य होगा, इसलिए इसके जन्म के 6 साल के अंदर ही सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या ये लड़का राठौर फैमिली की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को संभालने के लायक भी है? मुझे तो डर है कि कहीं इसके हाथों में अगर राठौर फैमिली की बागडोर आ गई तो इस फैमिली को ही बर्बाद न कर दे। ऐसे लड़के को तो राठौर फैमिली में बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। तभी शिवाय के कानों में दुर्गा की आवाज सुनाई दी, शिवाय उठो, होश में आओ और अपना मुंह खोलो। ये सुनकर शिवाय होश में आने लगा और उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही शिवाय की नजर अपने सामने बैठी दुर्गा पर पड़ी। शिवाय ने अपने मन में सोचा, ये यहाँ पर क्या कर रही है? दुर्गा ने मुस्कुराकर शिवाय से पूछा, शिवाय तुम होश में आ गए? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या मुझे फिर से तुम्हारी बॉडी के जहर के असर को कम करने की जरूरत है? शिवाय ने उठकर बैठते हुए कहा, मुझे पहले से ही काफी बेहतर फील हो रहा है। दुर्गा ने शिवाय की पल्स चेक करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर जहर का असर अभी भी बाकी है, मुझे एक बार फिर से इसको कम करना पड़ेगा। ये कहकर दुर्गा ने एक बार फिर चाकू उठाया और अपनी हथेली पर कट लगाने लगी, पर शिवाय ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर कहा, दुर्गा ये क्या कर रही हो तुम? दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जहर के असर को कम कर रही हूँ।
तभी शिवाय की नज़र दुर्गा की हथेली पर लगे पहले वाले कट पर गई, जिससे अभी भी थोड़ा सा खून बह रहा था। शिवाय ने गुस्सा और हैरानी से दुर्गा से पूछा, दुर्गा, क्या तुमने अपने खून का इस्तेमाल करके मेरे शरीर के जहर को कम किया है? दुर्गा ने मुस्कुराकर शिवाय को समझाते हुए कहा, सही कहा तुमने, मैंने ऐसा ही किया है। अभी तो मैंने बस एक ट्रायल किया था। मैं खुद भी ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि मेरा खून तुम्हारे जहर को कम करने के लिए वाकई काम करेगा या नहीं, पर ये वाकई कारगर है। मेरे खून की कुछ बूंदें ही किससे कई ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं। खून जिंदगी की फाउंडेशन होता है। इंसान के शरीर के लगभग हर हिस्से में खून बहता है। इसलिए मैंने बहुत बोल्डली ये अंदाजा लगा लिया कि अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली अपना खून पिला दूं तो शायद इसका असर बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा होगा। और अब लग रहा है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मैंने अपने खून की कुछ बूंदों को पानी में घोला और तुम्हें पिला दिया। बस इतने में ही तुम्हारे जहर के अटैक का असर लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। दैट्स ग्रेट। तुम्हारे जहर के असर को कम करने के लिए एक बीज की तरह तुम्हें किस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे बस अपना थोड़ा सा खून निकालकर उसे दवाई में बदलना होगा और फिर तुम्हें देना होगा ताकि तुम उसे हर जगह ले जा सको। लेकिन जब मैं ब्लड की सेल्फ लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अभी इस बारे में और पढ़ना होगा और काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी होगी। दुर्गा की ये सारी बातें सुनकर शिवाय को बहुत गुस्सा आ रहा था। दुर्गा ने आगे कहा, मैंने अभी तुम्हारी पल्स चेक की है। तुम्हारे जहर का असर अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा और खून निकाल रही हूँ। इसे पीने के बाद तुम। दुर्गा इतना ही कह पाई थी कि तभी से शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़ा जिस पर कट लगा था और बहुत हल्का खून बह रहा था। शिवाय अपनी जीभ से लिक करके उस खून को साफ करने लगा। शिवाय के ऐसा करने से दुर्गा को कुछ अजीब सा फील होने लगा। दुर्गा एक बार फिर से ब्लश करने लगी और उसके गाल लाल होने लगे। दुर्गा ने अपने मन में कहा, ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि वो इस तरह से अपने और मेरे दोनों की परेशानी को सॉल्व कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसमें इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि ये अजीब सी फीलिंग क्या है और क्यों है। दुर्गा की हथेली पूरी तरह साफ होने के बाद शिवाय ने कहा, लो हो गया, अब तुम्हें अपने हाथ को फिर से कट करने की कोई जरूरत नहीं है।